लेकिन लालू प्रसाद जेल में बैठ करके वो चीजें उस खुली आंखों से नहीं देख पा रहे थे जो वो सामने रह करके देखते थे। नीतीश कुमार ने अपने आप को सेकुलर नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके मंडल कमंडल की राजनीति से ऊपर उठ करके और भारतीय जनता पार्टी को उन एजेंडे को ठंडे बस्ते में रखने के लिए मजबूर किया। नीतीश कुमार को तब यह लगने लगा था कि सामाजिक न्याय में लालू प्रसाद अपने लोगों को यादवीकरण कर रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आज 2 नवंबर हो गया है। जी हाँ, आज 2 नवंबर है, मात्र 4 दिन और तैयार हो जाइए आप और अपने नजदीकी बूथ पर जाकर अपना मत जरूर दे, क्योंकि आपका मत, ये मत कभी सोचिए कि एक मत क्या कर सकता है। एक मत बहुत कुछ बदल सकता है। और देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। कल यानी कि आज नरेंद्र मोदी का रोड शो भी है पटना में। जब आप ये खबर देख रहे होंगे तो शायद हो सके थोड़ी देर बाद आप नरेंद्र मोदी का रोड शो भी देखें शाम तक। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से घोषणा पत्र जारी हो गया है। देख लिए होंगे आप, किसका क्या बेहतर दिखाई पड़ रहा है ये तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह स्टूडियो में बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद बाबा। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की और बात करेंगे नीतीश कुमार की, और बात ये भी करेंगे कि आखिर जनता का इस बार क्या मूड है, जनता का जो फैसला है किसके तरफ जाने वाला है। क्योंकि लगातार बात हो रही है घोषणा पत्र की कि तेजस्वी ऐसे कर रहे हैं, नीतीश कुमार ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना बाबा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि कहीं ना कहीं बात जब तेजस्वी यादव की होती है, बात नीतीश कुमार की होती है, तो मन में कुछ सवाल जो है वो लोगों के आते हैं। तो सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है, तेजस्वी यादव या लालू यादव के काल का समय का सबसे पहले क्या स्मरण होता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि 10 साल के बाद बदलती है, लेकिन बिहार को आप देख लीजिए तो पिछले 35 सालों से दशा एक समान ही है। 2 भाइयों का राज है और दोनों भाई जब चाहते हैं तो किसी और को गद्दी पर बैठा करके और पूरा शासन चला रहे हैं। पिछले 3.5 दशक से लगातार आपने देखा होगा कि या तो लालू प्रसाद है या फिर नीतीश कुमार है। बीच में लालू प्रसाद जब मुश्किल में आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को सत्ता सौंप दी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार को लीड किया। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार को लगा कि वो थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, उनको अपने आप को बदलने और बिहार की जनता को यह एहसास कराने के कि नीतीश कुमार बदले नहीं हैं, उन्होंने बीच में जीतन राम मांझी को 9 महीने तक मुख्यमंत्री बना दिया। यानी सीधी तौर पे आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं ये 35 सालों का जो ये टेन्योर रहा है, जिसमें अब 35 के बाद 40वें साल में जब हम प्रवेश करेंगे 14 तारीख से हम लोग, जब नया परिणाम आएगा, तो 4 दशक की ये कहानी बड़ा ही अजीबोगरीब है। आखिरकार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में ये जो अंतर था, जब ऐसे कॉफी टेबल पे हाथ ठोक करके लालू प्रसाद के शासन काल में नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगा और मैं इनसे ज्यादा बिहार को बेहतर बना के दिखाऊंगा, इनसे ज्यादा शासन करूंगा, और वो समय उन्होंने पूरा किया। 15 साल लालू प्रसाद बिहार की गद्दी पर बैठे रहे और 20 सालों तक नीतीश कुमार पूरा कर चुके हैं। अब 25वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बीच में जब जब जरूरत यह महसूस होती है, लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव कोशिश करते हैं कि सारे पुराने बातों को भुला करके एक नए रास्ते को हम अपना करके और बिहार में एक नया अध्याय शुरू करें, तब तक उनका पीछा जो है लालू और राबड़ी का भूत जो है नहीं छोड़ता है, उनके सर पे सवार हो जाता है। आपने सुना होगा एक कहानी जिसमें भूत जो है पीछे चढ़ जाता था, विक्रम और बैताल की। तो उस बैताल की तरह अक्सर जब जब तेजस्वी यादव कुछ अलग करना चाहते हैं तो उनके पीछे पीछे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का वो 15 साल का टेन्योर सामने आ जाता है और ये परिस्थितियां उनका पीछा नहीं छोड़ती है। प्रण करें, प्रतिज्ञा करें, जो भी कर लें, A to Z की बात कर लें, या फिर वो लालू प्रसाद के बनाए गए उस MY समीकरण को त्याग करके एक नए समीकरण की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। चाहे वो बिहार के हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात करें, लेकिन 90 से लेकर के 2005 तक का वो कालखंड लोग भुला नहीं पाते हैं। एक बार फिर से चुनाव आ गया है और उस कालखंड की आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया जगत तक और राजनीतिक गलियारों में उसकी खूब चर्चा होती है। नीतीश कुमार किसी भी मंच से यह कहने से थकते नहीं है कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था। इसकी अगर शुरुआत करने चले आप तो आपको सीधे नजर आएगा कि तेजस्वी ने लाख कोशिश के बाद वो जो एक उनके शरीर में, या कहा जाए कि कहीं भी उनके बॉडी में एक दाग जो लगा हुआ है,
उस दाग को धोने में वो असफल रहे, किसी भी साबुन से, किसी सर्फ से या किसी भी डिटर्जेंट से धो रहे हैं तो वो दाग साफ नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव उस मुहाने पर पहुंच करके भी सत्ता के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब जब सत्ता के करीब पहुंचे भी हैं तो उनको नीतीश कुमार के नाम का सहारा लेना पड़ा है, जबकि आपको पता है कि जिसके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हो बिहार के, उस व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं होगा सत्ता तक पहुंचना और बिहार के लोगों को यह बताना कि हम उस लायक हैं। लेकिन वो जो कालखंड था वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। उस कालखंड को जंगल राज कहा जाता है और ये जंगल राज का प्रेत जो है वो उनके कंधे पर सवार है। लाख झटकने की कोशिश करते हैं, जब जब झटकते हैं तो फिर से वो बैठ जाता है और फिर से उसको कंधे पर लेकर के उनको घूमना पड़ता है, याद दिलाते रहता है। इस 10 वर्षों में जो ये 2015 से 20 का 10 वर्ष रहा है, इस 15 से 25 वाले कालखंड को देखें तो इसमें 2 बार मौका मिला है राजद को, यानी तेजस्वी यादव को बिल्कुल सत्ता में आने का। लेकिन सत्ता में आने का कारण नीतीश कुमार रहे, यह भी बात याद रखना होगा। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हम अगर शुरुआत करें 1990 में, तो 1990 से लेकर के पहले तो 2000 तक का एक टेन्योर आप बनाइए। ये 10 साल का जो कालखंड था ये सबसे विकट परिस्थिति थी और इसमें एक परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। यहां पर सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि कांग्रेस का जो एक शासन था, या फिर बीच बीच में जो कांग्रेस को पछाड़ करके जो जनता दल के अलग अलग लोगों ने शासन किया बिहार पर, उसमें लालू प्रसाद में एक चमक दिखा था कि वो एक गरीब घर से आए हैं, एक कमजोर परिवार से आए हैं, जिनकी संख्या तो अधिक है लेकिन उनको मौका नहीं मिला है जी। और यही सोच करके नीतीश कुमार ने बिना शर्त समर्थन दिया लालू प्रसाद को और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक 1990 में पहुंचाया। इसमें नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी थी। नीतीश ने 10 वर्षों में 1990 से 2000 के बीच में जैसे ही नीतीश कुमार ने उनको बैठाया, उसके बाद से लालू प्रसाद अपने रंग में आ गए। सत्ता हाथ में आते ही लालू प्रसाद ने उसको खूब इंजॉय भी किया और काम करने की कोशिश भी की। एक परसेप्शन ये शुरू हुआ कि सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मिलकर के एक शुरुआत की है। लेकिन ये सामाजिक न्याय वाला जो शगुफा था या जो एजेंडा था, इस एजेंडा को लालू प्रसाद ने पूरी तरह से हैक कर लिया जी। और उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की हमने शुरुआत की है। नीतीश कुमार को तब ये लगने लगा था कि सामाजिक न्याय में लालू प्रसाद अपने लोगों को यादवीकरण कर रहे हैं। लालू प्रसाद के जो शासन है 15 साल के, उसको 4 खंडों में बांटा जाता है। एक खंड जिसको यह कहा जाता है कि पहले खंड में मंडलीकरण हुआ, इसमें मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई हुई। 90 में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत तेजी से कोशिश कर रही थी कि वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर के एजेंडा बनाए और उस एजेंडा के तहत वो राजनीति में प्रवेश करे और हिंदू सेंटीमेंट को उभारे, जिसमें वो बहुत हद तक सफल भी हो रही थी। इसी बीच में मंडल आया और मंडल ने क्या किया बिहार में ये किसी से छुपा नहीं है। 100 लोगों से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, बिल्कुल। और मंडल और कमंडल की ये लड़ाई राजनीति का मुख्य धारा बन गई। इसी बीच में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के क्रिया शैली से नाराज होकर के उनसे अलग हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और दूसरे ही पल वो सीधे सीधे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टाई अप कर लेते हैं और एनडीए गठबंधन उसी समय निर्माण होता है। इसके बाद वहीं से नीतीश कुमार 10 साल का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसमें वो लालू प्रसाद के विरुद्ध की राजनीति शुरू कर देते हैं। 1997 से शुरू हुआ ये जो धारा था उसको आगे बढ़ाते गए और भाजपा का साथ मिलता गया। इस बीच में आपको याद होगा कि आडवाणी के रथ को रोकना, गिरफ्तारी करना, ये सारा एपिसोड उसमें हुआ है। ये पहला फेज था जिसमें मंडल कमंडल को एक और हवा मिली और आगे बढ़ा। इस मंडल कमंडल की राजनीति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के लोग जो थे उनको यह बताने की कोशिश की गई कि ये लोग जो हैं ये सवर्ण मानसिकता वाले हैं। जो कांग्रेस कर रही थी वही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और इस मानसिकता के साथ भाजपा से भी उन लोगों को एमओआई समीकरण बना करके उन्होंने दूर किया, बिल्कुल। जिसमें मुस्लिम तो ऑलरेडी थे ही, जो भाजपा से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाले विवाद में भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते थे और भाजपा को सेकुलर पार्टी नहीं समझते थे। ऐसी स्थिति में ये दूसरा फेज जो चला उसमें राजनीति का जो है वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति और धार्मिक राजनीति का एक अलग परसेप्शन गढ़ा गया जी। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरवाद की नई परिभाषा गढ़ी गई और उस परिभाषा में भी लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके एमओआई समीकरण को अपने साथ जोड़ा और सामाजिक न्याय वाला जो उनका फंडा था वो अभी टूटा नहीं था, क्योंकि उन्होंने आरक्षण दिलवाया था और मंडल कमीशन लागू करवाया था जी। केंद्र में भी उथल पुथल बहुत सारे हुए,
जिसमें लालू प्रसाद की भूमिका अहम थी, क्योंकि एक राज्य के वो मुख्यमंत्री थे और काफी मजबूती से वो थे। ऐसे में झारखंड जब 2000 में अलग हुआ, तब से नीतीश कुमार को एक बल मिला कि लालू प्रसाद, जो अलग अलग शिबू सोरेन से लेकर के बाकी के लोग थे जो लालू प्रसाद के समर्थन में खड़े रहा करते थे, उन लोगों से उनकी दूरी बनी, वो अपने राज्य में चले गए और तब लालू प्रसाद थोड़ा कमजोर हुए। और यहां से 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की एक शुरुआत की। 7 दिनों में उन्हें इस्तीफा देना जरूर पड़ा, लेकिन यहां से उन्हें नजर आ गया कि अब हमें कैसे बिहार को लालू प्रसाद से वापस लेना है और कैसे बेहतर करना है। बिल्कुल। और इन चीजों को लेकर के उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया और सामाजिक न्याय की बात उन्होंने की। सामाजिक न्याय को लेकर के वो लोगों तक गए और उन्होंने तब से यात्रा शुरू की। अब तक 13-14 यात्रा वो कर चुके हैं, जिसमें सबसे लास्ट उनका प्रगति यात्रा था, जिसमें उन्होंने कई विकासोन्मुखी कार्य किए हैं। बिल्कुल। 2000 से इसके दूसरे खंड में जो राजनीति का धर्मनिरपेक्षीकरण हुआ, उसमें नीतीश कुमार ने अपने आप को सेकुलर नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके मंडल कमंडल की राजनीति से ऊपर उठ करके और भारतीय जनता पार्टी को उन एजेंडे को ठंडे बस्ते में रखने के लिए मजबूर किया। ये सारी दुनिया जानती है। और इसके बाद तीसरा खंड जो आया, उसमें राजनीति का यादवीकरण हुआ और यादवीकरण होने के बाद बिहार की राजनीति ने एक नई दिशा शुरू कर दी। ये वो खंड था जब 2000 में नीतीश कुमार पनपने लगे थे और लालू प्रसाद को यह लगा कि अगर वो थोड़ी छूट अपने लोगों को नहीं देते हैं तो लोग उनसे भटक सकते हैं और नीतीश के साथ जा सकते हैं। क्योंकि जब उनको पूरे वोट नहीं आए और 122 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनके लिए एक संकट की घड़ी थी, अलार्म बज रहा था। और यहां से उन्होंने अपने समाज के लोगों को एक छूट दे दी कि जाओ और अपने हिसाब से मेरे समर्थन के लिए जो जुटा सकते हो जुटाओ। जी, ये बात इंटरनल है। और जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, रणनीतिकार हैं, पत्रकार हैं, उस समय के लोग जो हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से देखा है, जिसको लेकर के अब यहां से राजद का जब यादवीकरण हुआ और राजनीति का यादवीकरण हुआ, तो यादवों की संख्या 122 की संख्या में 50% के आसपास थी। 60 के आसपास यादव जो हैं वो सदन में हुआ करते थे और सदन में किस तरह की कार्रवाई होती थी ये सबने देखा है। कुर्सी उठाने से लेकर के क्या नहीं होता था, ये सब कुछ होता था। लालू प्रसाद को, राबड़ी देवी को माफ कीजिएगा, जब लालू प्रसाद जेल गए, चारा घोटाले में वो आरोपी बने, तो राबड़ी देवी को जब उन्होंने 1997 में जंगल राज की संज्ञा दी गई थी, पहले उसी से शुरुआत हम करते हैं। हमने 3 फेज तो बता दिया, चौथा फेज और खतरनाक है, क्योंकि जब 1997 में कोर्ट ने, न्यायालय ने एक सामान्य टिप्पणी की थी, जब जल जमाव को लेकर के, वाटर लॉगिंग को लेकर के एक केस दायर हुआ था, उसी दौरान जंगल राज की संज्ञा दिया था न्यायालय ने, जो कि मौखिक था। और उसके बाद से ये जो जंगल राज वाला शब्द था, ये नीतीश कुमार को अमृत के समान लगा, ये रामबाण की तरह उनके पास था और इसका प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया कि बिहार में जंगल राज है। और तब तक हमने बताया भी कि तीसरे फेज में यादवीकरण हो ही गया था। इसके बाद जो छूट मिली, उस छूट को लेकर के एक सामान्य प्रक्रिया जो चल रही थी, उस प्रक्रिया में कई तरह के अपराध होने शुरू हो गए। अपराधों के आंकड़े अगर आप देखें तो 2001 से 2004 तक के आंकड़ों को देखें तो फिरौती के और अपहरण के 1527 मामले दर्ज किए गए। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इन बातों की चर्चा भीतर ही भीतर एक बार फिर से होने लगी है और युवा पीढ़ी जो 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में है, जो वोट देने के लिए जा रही है, जिन लोगों ने 2020 में वोट नहीं किया है और 2020 के नवंबर के बाद दिसंबर से वो वोट देने के अधिकारी हो गए हैं, वो इस बार वोट करेंगे। यानी कि जो 18 से 24 साल के बच्चे हैं वो इसमें वोट करेंगे और जब वो वोट करेंगे तो उनको ये जानकारी दी जा रही है कि 1990 से पहले का बिहार, 1990 से 2005 के बीच का बिहार कैसा था। इसमें आपको याद होगा कि जब इसका पूरी तरह से यादवीकरण हुआ और लालू प्रसाद ने के हाथ से थोड़ा छूटा, क्योंकि जब आप समझौते की राजनीति करते हैं, एक समझौते पर आते हैं, तो वहां आपको बहुत सारी चीजें अपने पार्टनर को छूट देनी पड़ती है जी, अपनी भी कुछ इच्छाओं को मारनी पड़ती है और लालू प्रसाद को यह करना पड़ा। पूरी कहानी में जो स्थिति नजर आई इस 35 वर्ष के शासन में, आपने देखा होगा कि एक वर्ग जो कांग्रेस के राज में भी हो या अन्य समय में भी सत्ता का हिस्सेदार रहा है, सवर्ण, उसकी पूरी तरह से समाप्ति हो गई और 35 वर्षों से किसी सवर्ण के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं कि वो बिहार की गद्दी पर बैठेगा। पिछड़ों का राज रहा, अति पिछड़ा इंतजार करते रहे, दलित इंतजार करते रहे। बीच में 9 महीने के लिए दलित को जगह जरूर मिला था, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है।
लेकिन उसके बाद इन 35 वर्षों में ये पूरी तरह से एक ऐसे वर्ग को जो सबसे ज्यादा था पिछड़ा वर्ग में 14%, उसको 15 साल मौका मिला, और नीतीश कुमार ने उसी को अलग करके गैर यादवों का ओबीसी वर्ग जो बनाया, जिसमें बाकी के लोग यादवों से प्रताड़ित थे। जब लालू ने यादवीकरण किया था राजनीति का, उसके बाद से नीतीश कुमार के साथ बाकी के लोग आ गए, यानी करीब 16 से 17 ऐसी जातियां थी जिसमें कुशवाहा और कुर्मी ये एक साथ जुड़ गए। 1996 में इन लोगों को एक साथ जोड़ने की एक बड़ी मुहिम चली, लॉकुस को जोड़ा गया, और लॉकुस एक जब हो गया तो इसका वोट प्रतिशत जो है 7% से 8% के आसपास हो गया। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा धरोहर था, और कुशवाहा समाज खास करके और कुर्मी समाज यादवों को डिफेंड करने में और यादवों से बाकी के जातियों को डिफेंड करने में सबसे आगे निकल करके आया, और नीतीश कुमार ने इस लॉकुस समीकरण को खूब भुनाया। ये वर्ग अब नीतीश कुमार के साथ खड़ा नजर आया। इसके कारण नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद एक राजनीति में अपराधीकरण आया जी, जो 2000 से शुरू हुआ, और राबड़ी देवी 2001 से 2004 के बीच में जो आंकड़े मैंने आपको बताए थे कि फिरौती और अपहरण, चूंकि राबड़ी देवी को सत्ता में लाने का उद्देश्य कुछ और था कि शैडो सरकार चलाएंगे लालू प्रसाद, लेकिन लालू प्रसाद जेल में बैठ करके वो चीजें उस खुली आंखों से नहीं देख पा रहे थे जो वो सामने रह करके देखते थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप समझिएगा कि मालिक गईले घर तेने उन्हें हर, जो लोग थे कई लोगों पे आरोप भी लगे हैं, कई लोगों उसके लिए आरोपी भी बनाए गए हैं। इसी बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी, अपहरण और फिरौती के 1527 मामले दर्ज हुए। ऐसा कहा जाता है कि इस मामले में कुछ लोगों ने तो डर के मारे अपना जो केस है वो भी फाइल, एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया जी, और सीधे बिहार से अपने आप को बाहर कर दिए। एक बार फिर से जब स्कूली छात्र किसले वाला कांड किसको याद नहीं है, सबको याद होगा, और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा था कि मेरा किसले मुझे लौटा दो। बिल्कुल। कहा तो यह भी जाता है कि मुख्यमंत्री के आवास में इन सब चीजों की बातें होती थी। हालांकि हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो बातें कही जाती है, जो विरोधी लगातार इस पर हमला करते हैं और जो आंकड़े बताते हैं वो कुछ और कहानी कहते हैं। 2006 से 2009 के बीच का आंकड़ा है कि 429 अपराध दर्ज किए गए हैं, यानी कि जब नीतीश कुमार आए उसके बाद से आंकड़ों में सीधे 3 गुना कमी आई है। बिल्कुल। 2001 से जहानाबाद का नरसंहार जिसमें 737 लोग मारे गए थे, 1994 में से 2000 के बीच में 337 हत्याएं हुई थी, 1991 से 2001 के बीच में 58 नरसंहार और 566 लोगों की हत्या हुई थी। ये पूरा का पूरा आंकड़ा है जो आप जाकर के इतिहास के पन्नों पर देख सकते हैं। तो यही भूत तेजस्वी यादव को नहीं छोड़ रहा है, निश्चित रूप से यह भूत नहीं छोड़ रहा है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जितनी भी बातें की हो, प्रतिज्ञा किया हो, प्रण किया हो, बदलने की कोशिश की हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव बदलना चाहते हैं, लेकिन बार बार ये बातें सामने निकल कर आती है कि क्या लालू प्रसाद के उस समय के जो बाहुबली हैं, जनबली हैं, धनबली हैं, उसके अलावा दबंग हैं, उन सबको अपने साथ रख करके आप कैसे उस प्रकृति को बदल सकते हैं। आप उस चीज को बदलने में भले ही आपको सालों साल लग जाए, लेकिन वो प्रकृति नहीं बदल सकती है। कहा जाता है कि खाया हुआ मुंह चुप नहीं रहता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब जब ये बात होती है, और यही वो कारण है कि 2025 में जब 14 तारीख को परिणाम की बात होती है तो अचानक से आंकड़ों को आपने किस तरह से बदलते देखा है, सर्वे रिपोर्ट्स किस तरह से धाराशायी होते नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ इसी का आकलन है कि आखिरकार लोगों के मन में भरोसा है या नहीं है। जैसे ही लोग सुनते हैं कि एक बार फिर से राजद की सरकार आ जाएगी तो लोगों के शरीर में एक ठंडक सी होने लगती है। खैर, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, हम ये बात भी मानने के लिए तैयार हैं कि तेजस्वी यादव बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कोशिश की, लेकिन जो तेजस्वी यादव का काजल की कोठरी से आप कितना भी बचने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कालिख आपके शरीर में जरूर लगेगा। लालू और राबड़ी के शासनकाल को लेकर के और आंकड़ों को लेकर के, इसमें एक सबसे बड़ा जो आंकड़ा है उसको आप सुन करके और चौंक जाएंगे। 1992 में बिहार में पदस्थापित 144 लगभग 150 आईएएस अधिकारियों ने खुद को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की बात कही थी, तबादला कराने की। वो बिहार में नहीं रहना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो 15 साल का शासन लालू राबड़ी का रहा, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद आए तो एक मजबूत इरादे के साथ थे, लेकिन उस इरादे पर वो टिक नहीं पाए। कारण जो भी रहा हो उसके अलग अलग विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन जब जब चुनाव आता है तब तब नीतीश कुमार
लालू राबड़ी के 15 साल के शासन और 2005 से पहले के बिहार की याद दिला करके तेजस्वी यादव के ऊपर एक बार फिर से बैताल को लाद देते हैं और 15 साल का बैताल तेजस्वी को छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो चलिए, बाकी हम आप पे छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार बिहार में कौन सरकार बनाने जा रहा है, और याद से 6 तारीख को वोट जरूर करें। आज नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है, प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो भी देखने अगर जाना है तो आप जरूर जा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।